हेलो दोस्तों, मैं डीडी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडी क्लासेस पर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राष्ट्रपति टॉपिक पर हम बात कर रहे थे। और राष्ट्रपति टॉपिक में मैं आपको विशेष अधिकारों के बारे में बता रहा था कि राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या क्या होते हैं। तो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति पर कोई भी न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट हो, अगर राष्ट्रपति अपने कार्य पद पर हैं यानी कि कार्य पद पर हैं तो उनको किसी भी प्रकार का किसी भी मामले में कोई भी नोटिस जारी उनके खिलाफ में नहीं किया जा सकता। उनके लिए कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जाएगा अगर वो अपने पद पर क्या है कार्यरत हैं तो। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि उनके खिलाफ में कोई भी फौजदारी मामला हो या सिविल, फौजदारी यानी क्रिमिनल हो या सिविल मामला हो, उसके खिलाफ में उनके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हो। तीसरा पॉइंट ये था कि यदि अगर दीवानी मामले हैं, यदि दीवानी मामले में उनके खिलाफ में अगर कोई भी शिकायत की गई है तो दीवानी मामले में जो दीवानी मामला होता है, अगर इस दीवानी मामले में उनके खिलाफ में कोई भी शिकायत दर्ज की गई है तो यदि किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति जी के खिलाफ में कोई भी शिकायत दर्ज की है तो राष्ट्रपति जी को 2 महीने पहले ही इस बात की सूचना दे देनी होगी कि आपके खिलाफ में शिकायत दर्ज की गई है। कितने दिन पहले? 2 महीने पहले ही उनको सूचना दे दी जाएगी कि आपके खिलाफ में क्या है शिकायत की गई है। और साथ ही ये भी बताने पड़ेगा कि शिकायतकर्ता कौन है। जो शिकायतकर्ता है वह कौन है, शिकायतकर्ता का पता क्या है, जो शिकायत करता है उसका पता क्या है और उसने किस प्रकृति की शिकायत की है ये भी बताना पड़ेगा। उसने किस प्रकृति की शिकायत की है ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है। 2 महीने बता दिया जाएगा कि आपके लिए क्या है एक शिकायत है, तो उसमें क्या है शिकायतकर्ता कौन है ये बताना पड़ेगा, शिकायतकर्ता का पता बताना पड़ेगा और शिकायत किस प्रकृति की है, किस नेचर की शिकायत है ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है। तो चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट अनुच्छेद है वो डाल लीजिए। नेक्स्ट अनुच्छेद में मैं आपको कराऊंगा महाभियोग। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो अनुच्छेद 61 से मैं आपको बताऊंगा। देखो, जो राष्ट्रपति पर मुकदमा चलता है उसको महाभियोग कहते हैं, लेकिन जो आम लोगों पर जो मुकदमा चलता है उसको अभियोग कहते हैं। ठीक है। हमें महाभियोग पर चर्चा कर रहे हैं अगर हम, तो महाभियोग पर चर्चा करने से पहले हमें क्या हो 2 अनुच्छेदों को याद रखना बहुत जरूरी है। महाभियोग पर चर्चा करने से पहले क्या है आपको 2 अनुच्छेद जरूर पता होना चाहिए। एक तो अनुच्छेद 56 और एक अनुच्छेद 61। अक्सर करके विद्यार्थियों के मन में महाभियोग को लेकर के एक ही अनुच्छेद आता है जो कि है अनुच्छेद 61, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 56 भी इसी से रिलेटेड है और अनुच्छेद 61 भी इसी महाभियोग से रिलेटेड है। अनुच्छेद 56 में तो बताया गया कि महाभियोग क्यों लाया जाएगा,
क्या बताया गया है? महाभियोग क्यों लाया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 56 में क्या है कि महाभियोग क्यों लाया जाएगा, एक तो बात है ये। दूसरा जो अनुच्छेद 61 में जो बात है वो क्या है, इसमें तो ये हो गया महाभियोग क्यों लाया जाएगा, और महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी इस बात का वर्णन है अनुच्छेद 61 में, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन क्या है इसमें, महाभियोग की प्रक्रिया का जो वर्णन मिलता है, महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 61 में। ठीक है, तो हमें ये दोनों अनुच्छेद याद रहने चाहिए कि महाभियोग क्यों लाया जाएगा ये बात है 56 में, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी ये बात है अनुच्छेद 61 में। करेंगे महाभियोग पर बात। देखिए ये है संसद। ठीक है, संसद में दो सदन होते हैं, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस, यानी कि एक लोकसभा और दूसरा जो सदन होता है वो होता है राज्यसभा। ठीक है, आप महाभियोग के लिए जो प्रस्ताव लाओगे, आप उस प्रस्ताव को लोकसभा में भी ला सकते हो, आप उस प्रस्ताव को राज्यसभा में भी ला सकते हो, यानी कि महाभियोग प्रस्ताव को आप राज्यसभा में भी पहले ला सकते हो, आप लोकसभा में भी पहले ला सकते हो। क्लियर है? और जैसे मान लीजिए कि प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में, प्रस्ताव कहाँ लाया गया? लोकसभा में। प्रस्ताव लाया जा रहा है लोकसभा में, तो प्रस्ताव लाने के लिए जो लोकसभा है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कुल सदस्य संख्या का 1/4, कुल सदस्य संख्या का 1/4 व्यक्ति क्या होने चाहिए, जो सांसद है वो क्या होने चाहिए, वो प्रस्तावक होने चाहिए। यानी कि प्रस्ताव लाने के लिए आपको क्या है, जो कुल सदस्य संख्या है उसका 1/4 लोगों की क्या है, प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कुल लोकसभा में 100 लोग हैं। ठीक है, प्रस्ताव के लिए इसका 1/4 लोग चाहिए, 1/4 करोगे तो 25 आएगा, यानी कि 25 लोग होने चाहिए इसके प्रस्ताव को लाने के लिए। कुल यानी कि 25, 100 में से 25 लोग क्या होने चाहिए इस प्रस्ताव को लाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही राज्यसभा में, राज्यसभा में कितने होने चाहिए, उसका 1/4 क्या हो, प्रस्तावक होने चाहिए। कुल सदस्य संख्या का 1/4 क्या होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, देखिए अब कुल सदस्य संख्या का 1/4 प्रस्तावक हो गए, तो राष्ट्रपति जैसे इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, चर्चा होने से पहले ही राष्ट्रपति पर चर्चा होने जा रही है, क्योंकि प्रस्ताव आ रहा है, प्रस्ताव लाया गया है तो चर्चा भी इस पर होगी। तो इस प्रस्ताव पर चर्चा होने से पहले यानी कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये सूचना देनी होगी कि आपके खिलाफ में, महाभियोग के खिलाफ में प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है, 14 दिन पहले क्या है, राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसलिए सूचना देनी होगी क्योंकि जब एक बात है किसी पर महाभियोग लग रहा है, ताकि उसको पता तो चले, वो अपना पक्ष तो रख सकते हैं ना। 14 दिन पहले क्या उनको सूचना देनी होगी ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। पक्ष रखने के लिए उनका जो कोई भी प्रतिनिधि हो उसको वो पक्ष रखने के लिए भेज सकते हैं, या किसी भी वकील के द्वारा अपना पक्ष रखवा सकते हैं। प्रतिनिधि द्वारा भी रखवा सकते हैं या किसी वकील द्वारा भी अपना वो पक्ष रखवा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ बैठी है लोकसभा, यहाँ बैठे हैं राष्ट्रपति,
ठीक है, ये राष्ट्रपति जी बैठे हैं या लोकसभा बैठी है और ये अपना क्या है, महाभियोग लाया गया है इनके खिलाफ, तो ये अपना पक्ष रख रहे हैं। अगर ये अपना पक्ष रखने में असहमत होते हैं या अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं, एक तो बात है ये कि ये अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं, या इन्होंने जो कहा है उससे अगर लोकसभा संतुष्ट नहीं होती है, इन्होंने जो पक्ष रखा है अगर उससे लोकसभा संतुष्ट नहीं होती है और लोकसभा अपनी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित करती है तो ये प्रस्ताव जाएगा फिर राज्यसभा में। कितना करेगी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि उपस्थित और मतदान करने वालों की कुल, ऐसा कुछ नहीं है किसी भी अनुच्छेद में, ना संविधान में। ठीक है, सिर्फ लिखा हुआ है कुल सदस्य संख्या का 2/3। कुल सदस्य संख्या का 2/3 क्या होना चाहिए, 1/4 तो प्रस्ताव लाने के लिए होनी चाहिए, और उसको पारित करने के लिए लोकसभा से राज्यसभा में आगे बढ़ाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जाएगा फिर राज्यसभा में। अगर राज्यसभा भी इसको अपनी कुल सदस्य संख्या का 2/3 से अगर पारित कर देती है तो याद रखिए राष्ट्रपति जी का पद वहीं पर रिक्त माना जाएगा, राष्ट्रपति जी को अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है, तो ये है महाभियोग लाने की प्रक्रिया। क्या है, यह है महाभियोग लाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति जी को क्या है, अपना पद यहीं पर छोड़ना होगा। ठीक है, तो ये तो देखो हो गई महाभियोग की प्रक्रिया। 1/4 क्या है, इसका प्रस्ताव रखेंगे, 2/3 कुल सदस्य संख्या का बहुमत से यहाँ से पारित होगा, 2/3 से यहाँ से पारित होगा। ठीक है, अब देखिए इस महाभियोग को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। ये जो महाभियोग है इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है, जैसे मान लीजिए यहां से प्रस्ताव लोकसभा से पारित हुआ, प्रस्ताव जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, यहां से पारित हुआ, प्रस्ताव गया राज्यसभा में, तो राज्यसभा से जैसे ये पारित होकर के जब जाएगा तो राज्यसभा इस प्रस्ताव को जांच करने के लिए भेज सकती है। ये जो महाभियोग के लिए जो महाभियोग लगाया जा रहा है उसकी क्या है, उसकी जांच करा सकती है, और जांच कराएगी तो एक कमेटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो कमेटी ही तो इसकी जांच करेगी। ठीक है, और महाभियोग का आधार सिर्फ और सिर्फ एक होता है, यदि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो ही महाभियोग आप ला सकते हो। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति जी पर क्या है, महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी पर महाभियोग संविधान के उल्लंघन पर लगेगा, तो इसकी जांच करने के लिए क्या है, एक कमेटी का गठन करेगी राज्यसभा कि क्या वास्तव में इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, और जो कमेटी इसकी जांच करेगी उसको कई प्रकार की न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसलिए इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि उसके पास ही खुद क्या है, और जो कमेटी बनाई जाएगी उसके पास ही खुद क्या है, कई प्रकार की जो है न्यायिक जो शक्तियां क्या है प्राप्त होती हैं। दूसरा बात क्या है कि जब हमारे संसद में ये प्रस्ताव लाया जाता है, तो संसद में प्रस्ताव लाया गया, संसद ही तो इसको महाभियोग दिलाएगी राष्ट्रपति को। तो जब संसद में प्रस्ताव लाया जाता है तो संसद के पास ही न्यायिक शक्तियां यानी कि न्यायिक रूप जो ले लेती है, वो संसद ही उस वक्त न्यायिक रूप ले लेती है। जब संसद के पास ये प्रस्ताव पहुंचेगा तो संसद ही तो न्यायिक रूप ले रही है कि नहीं ले रही है। भाई यहां से पारित हुआ,
यहाँ से पारित हुआ, यानी कि संसद तो हटा पाएगी इसको। तो जब प्रस्ताव संसद में जाता है तो संसद जो है एक न्यायिक रूप ले लेती है, इसी वजह से इसे क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये महाभियोग समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, ये महाभियोग आज क्लियर होता है। फिर देखेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों पर बात करेंगे। तो चलता हूँ दोस्त, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।